नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इतिहास अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे का आगे वाला जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये साथ ही साथ जो भी यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी जो भी मेंस में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, और मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये चैप्टर क्लास 6 का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको फिर आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगी साथ में। ठीक है, पहले चैप्टर को समझ लेते हैं फिर हम लोग सब करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे थे पिछले बार, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें, तो हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। ये क्या है अतीत के बारे में। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो हम जो पुरानी पुस्तकें हैं वैसी अगर मिल जाए तो वो उन पुस्तकों में उस समय के लोग किस तरह से रहते थे, क्या होती थी, तो वो हमें पता चल सकती हैं। तो अगर ये पुस्तकें अगर हाथ से लिखी हुई हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पांडुलिपि कही जाती थी। हाथ से लिखे होने के कारण उसको क्या पांडुलिपि कही जाती थी। और पांडुलिपि के लिए जो है प्रयुक्त होना, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और मैनू मतलब क्या होता है, हाथ होता है। और ये शब्द कहाँ से निकला है, तो ये क्या है, लैटिन शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि पांडुलिपि जो है वो कौन सा शब्द है, कहाँ से निकला है और उसका अर्थ क्या है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो ये पांडुलिपियाँ जो हैं कैसे मिली थी और कैसी मिलती हैं, तो ये क्या है, ताड़पत्रों पे अथवा हिमालय क्षेत्र के एक भुर्ज नामक पेड़, हिमालय के क्षेत्रों में एक पेड़ पाया जाता है, उसकी छाल से भी विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये जो तैयार होता है विशेष तरीके से भोजपत्र, उस पर भी लिखी मिलती है। तो ये इस तरह से भुर्ज आप याद रखेंगे। जो हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ है, कौन सा पेड़ पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो आप याद रखेंगे भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके के तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक इमेज भी दिया हुआ है कि इस तरह से तैयार जो है वो मिलती थी। क्या मिलती थी, ये पांडुलिपियाँ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये क्या है, पांडुलिपि जो थी वो कीड़ों ने और खा ली और कुछ नष्ट कर दी गई, क्योंकि बहुत सालों पहले अब ये पेड़ की छाल से बनता था, तो वो भी क्या होता है, सड़ता गलता है। तो पांडुलिपियों को और कीड़ों ने खा लिया और नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ हैं, अभी है उपलब्ध। प्रायः वो कहाँ हैं, ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त है। मंदिरों और विहारों में ये क्या पांडुलिपियाँ जो है अच्छे से रखी हुई हैं, इसीलिए वो अभी तक बची हुई हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, इसमें क्या दिया है, धार्मिक मान्यता, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि एवं विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इन किताबों में। औषधि होता है जो पहले के ज़माने में जब लोग बीमार पड़ते थे तो पेड़ पौधों की मदद से उनका काढ़ा बनाया जाता था। या जैसे तुलसी पत्ती है तो तुलसी पत्ती का हम लोग काढ़ा बना के पी लेते हैं, या उसकी पत्ती को जैसे उसके रस को यूज़ कर लेते हैं, तो उस तरह से उसको औषधि बोलेंगे। तो इस तरह औषधि का मतलब ये होता है कि मतलब हम लोग पौधे से उसको हम लोग अपने सेहत के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। ठीक है, औषधियों, तो वो सब के बारे में क्या उसमें लिखा हुआ था पांडुलिपियों में, पहले किस तरह से आदमी इस्तेमाल करता था किस चीज़ पे। और विज्ञान के बारे में, विज्ञान तो आपको पता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पे वो जो पांडुलिपियाँ थी कहाँ पे रखी थी और उसमें किस किस चीज़ का चर्चा मिलता है। ठीक है, राजाओं के जीवन का और लोगों के धार्मिक व्यवहारों का, किस तरह से वो लोग व्यवहार करते थे, औषधि और विज्ञान, इस सब का जो है आपको जब वहाँ चर्चा मिलता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत एवं तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो वहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आ सकता है कि आम लोग, जो नॉर्मल लोग थे, आम लोग, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, और पांडुलिपियों में क्या था, हमारे यहाँ जो है महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। मतलब हाँ, महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी उस समय हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे हुए मिलते हैं, और अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। और अन्य जो है प्राकृत और तमिल में है, क्योंकि वहाँ के जो आम लोग थे, जो नॉर्मल लोग जो बातचीत करते थे, वो क्या था, उनका भाषा प्राकृत भाषा था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने जो उनके जीवन में जो भी बीता वो लिखा रहता है। तो देखिए अभिलेख होता क्या है। अभिलेख ये भी आप ध्यान रखेंगे। अभिलेख क्या होता है, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखा जाता है, उत्कीर्ण किया जाता था वो, मतलब किसी औजार से मार के और उस पर लिखा जाता था। ये देखिए यहाँ इमेज में, तो इसको अभिलेख बोलते हैं और पांडुलिपि को हाथ से लिखते हैं। तो ये डिफरेंस आप हमेशा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग, जैसे मान लीजिए कुछ आदेश उन लोगों को पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाना है, तो वो जनता तक पहुंचाने के लिए इन पत्थरों पे लिखवा देते थे कि ताकि जो भी वहाँ के लोग हैं वो पढ़ के और उनका पालन कर सकें। ठीक है, और कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित और कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, अब आजकल क्या है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है। पहले के ज़माने में इस तरह से दूसरे के पास राजाओं का न्यूज़ पहुँचाया जाता था, लिख के और रख दिया जाता था, फिर लोग उसको पढ़ते थे, फिर उसका पालन करते थे, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। और अभिलेख में क्या है, राजा और रानी के बाद भी, मतलब उनके अलावा कौन कौन और भी स्त्री पुरुष है उनने भी उसमें मतलब करवाए हैं, लिखवाए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। लड़ाइयों में जब जीत जाते थे, जो भी जितने बार जीते थे तो उसका लेखा जोखा भी वो लोग रखते थे, लिखवा के इस पर रखते थे कि कहीं मिट ना जाए या सड़ गल ना जाए, इसीलिए पत्थरों पर वो लोग लिखवा लेते थे। तो चलिए इस अभिलेख के बारे में जानते हैं कि ये कब की है और किस शासक ने इसको बनवाई थी। ठीक है, लगभग 2250 वर्ष पहले वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान के कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये किसके शासक थे, अशोक कहाँ के साथ शासक थे, ये सब आप आगे पढ़ेंगे और उसको फिर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। ठीक है, ये हम अध्याय 8 में इस शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसने किया था, शासक ने उत्कीर्ण करवाया था अभिलेख को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और ये कहाँ से मिला था, तो ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लिखते हैं, जब लिखने की जरूरत होती है तो हमें लिपि की आवश्यकता होती है, लेकिन बोलने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख मिला है ये किन 2 भाषाओं में है। ठीक है, क्या, यूनानी और अरमाइक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे दिया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। तो ये फिर इसके बारे में आगे बताया हुआ है, ये आप क्या बता सकते हैं। तो हाँ, ये तो है, कठोर सतह पर लिखवाने के लाभ ये हैं कि ये सड़ेंगे गलेंगे नहीं, ये ऐसे ही कई सालों तक कुछ भी नहीं होगा इस पत्थर को, अगर हम ऐसे अभिलेख लिखवाते हैं। कठिनाइयाँ ये आएंगी कि इसमें हथौड़ों से मार के करना पड़ता है, तो उसमें परेशानियाँ आती हैं, मार के वैसा लिखने में हथौड़ों के वार से इसको करना पड़ता है, तो वो कठिनाइयाँ आएंगी। तो चलिए आगे भी दिया, इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों। तो देखिए, पुरातत्वविद किसको बोलते हैं, ये जो अतीत मतलब बीते हुए समय, पहले के समय के बारे में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का, जो पहले के ज़माने में जो भी वस्तुओं का प्रयोग होता था, जैसे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, तो जो भी उन चीज़ों का अध्ययन करता है उसके बारे में वो रिसर्च करता है, पढ़ता है, समझता है, खोज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, पुरातत्वविद बोलते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, वो अवशेष, जो भी पहले के ज़माने अवशेष, चित्रों तथा मूर्ति। अवशेष बोलते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ का टूटा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ टुकड़ा, तो वो अवशेष होता है। तो ये बचा हुआ इमारतों के अवशेष, मतलब जो पहले जो इमारत थी, बिल्डिंग होता है, इमारत का इंग्लिश में बिल्डिंग होता है। मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, वो टूटा हुआ है, उसका बचा हुआ पार्ट है, तो उसको अवशेष बोलेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पुरातत्वविद किसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। यह है, पूछ रहा है कि हमारे द्वारा जो प्रयोग होता है सिक्का भी, उससे कैसे भिन्न है। तो हम लोग तो वो राउंड शेप में सिक्का यूज़ करते हैं, जो गोल होता है वैसा सिक्का यूज़ करते हैं। ये देखिए, इस तरह का सिक्का बनाया हुआ है। ठीक है, और ये बहुत पहले प्राप्त हुआ है ये सब पात्र। ठीक है, प्राचीन, बहुत पुराना है। ये देखिए, इस तरह से घड़ा बनाया हुआ है, इस पर डिज़ाइन बनाया हुआ है, इस तरह में कुछ उकेरा हुआ है। इसमें पहले जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अनुसार
सिक्के ऐसे बनवाते थे और बदलते रहते थे। जब शासक बदलते थे तो सिक्के भी अपना बदलते रहते थे। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं और समझते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो ये मतलब जो पुरातत्वविद हमने पीछे पढ़ा, वो क्या करते थे, ऐसी चीज़ों की वो छानबीन करते थे और सिक्कों की प्राप्ति के लिए और वो खुदाई भी करते थे। मतलब ज़मीन में खुदाई मतलब होता है उसको खोदना, नीचे से मिट्टी निकालना। जैसे आपने देखा होगा कि शहरों में कुछ काम होता है तो वो नीचे से मिट्टी निकाल के उसमें फिर पाइप डाल के वायर डालते हैं सब, तो उसको खुदाई बोलते हैं हिंदी में। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। तो कुछ वस्तुएं पत्थर की भी बनी हो सकती है, पक्की मिट्टी की या धातु की भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले, जो ऐसे तत्व होते हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि वो सड़ता गलता नहीं है। एक बार अगर मिट्टी ही सूख जाए तो वो कठोर बन जाता है। वो अगर बारिश हो, पानी जब वहाँ लगेगा तभी वो पिघलेगा, नहीं तो वो कठोर ही बना रहता है। तो इसीलिए वैसी जो वस्तुएं हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है। धातु की तो बहुत कम जल्दी नष्ट नहीं होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जो होते हैं वो जानवरों की भी हड्डियाँ ये लोग भी ढूंढते हैं कि कितने साल पुराना है वो पता लगाने के लिए। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे, और ये भी उनको जानने में मिलती है कि पहले के लोग खाते क्या थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति के अवशेष मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अवशेष जो हैं, उनके बचे हुए पार्ट बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि पत्ती जो है पेड़ पौधे की जल्दी सड़ गल जाते हैं, इसीलिए उस समय ये मिलना बहुत मुश्किल होता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अगर कोई दाना है वो जला हुआ है आधा, या लकड़ी का टुकड़ा है जल गया है आधा, तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, वो मिल सकते हैं। ठीक है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये बोले पुरातत्वविदों के कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, लेकिन कपड़ों के अवशेष भी कहाँ मिल पाते होंगे क्योंकि कपड़े भी तो जल्दी सड़ गल जाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, तो पांडुलिपियों स्रोत बोलते हैं। स्रोत मतलब जहाँ से जो चीज़ मिला तो उसको स्रोत बोलते हैं, कि मतलब कहीं से कोई चीज़ मिला, वहाँ से आया, उसको स्रोत बोलते हैं। ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। स्रोत बोलते हैं जो पहले की अभिलेख मिले या पांडुलिपि मिले, हमने तो पीछे पढ़ा ही, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको जहाँ से भी वो मिले उसको स्रोत बोलेंगे। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन मतलब करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन कहते हैं, मतलब करते हैं जो पहले की चीज़ें, अतीत मतलब बीती हुई चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, सिक्कों के बारे में हमने अभी पढ़ा पीछे, तो उसको क्या बोलेंगे? इतिहासकार बोलते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब स्रोत से जहाँ से भी मिले, अगर वो मिल गया हमें तो उसके बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हमें जानने को मिलता है कि पहले के लोग कैसे थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। तो ये सब जो चीज़ें जानने में हमें बहुत सहायता मिलती है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, तो अतीत के बारे में हम जानते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यही है इतिहासकार और पुरातत्वविद, मतलब उन जासूसों की जासूस होता है कि चीज़ों का पता लगाना कि कहाँ पे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जासूसों की तरह है कि स्रोत जहाँ से वो आया, स्रोत जो भी अभिलेख, पांडुलिपि, तो प्रयोग कर मतलब जो भी सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, मतलब पीछे जो बीती हुई चीज़ें उनको जानने का प्रयास करते हैं पुरातत्वविद और इतिहासकार। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्या अतीत एक या अनेक? ठीक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो अतीत जो था उसमें हर लोग के लिए अलग मायने थे। जो राजा रानी थी उनका जीवन, और जो व्यापारी जो व्यापार करते थे, जो वस्तुओं को खरीद के दूसरी जगह बेचते थे, उनको व्यापारी बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, उनका जीवन, और शिल्पकारों जो भी बनाते हैं कोई चीज़ उनको शिल्पकारों बोलते हैं। तो उनके जीवन में बहुत जो था बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोग हैं, रीति रिवाज करते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सबके अलग अलग रीति रिवाज है, व्यवहार है। तो ये पहले भी इस तरह के लोग रहा करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके अथवा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अंडमान द्वीप के जो भी ज़्यादातर लोग हैं वो खाने के लिए क्या मछलियाँ पकड़कर और शिकार करके या फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है। और शहरों में क्या है,
शहर में है कि अन्य लोगों पे हम लोग खाने पीने, खाद्य मतलब खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, खाद्य आपूर्ति के लिए हम लोग क्या है अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ से हम लोग सब्जी खरीद के लाते हैं, तो वो हम लोग दूसरे पे निर्भर हैं कि वो जब सब्जी वो बेचेगा तभी तो हम खरीदेंगे, या किसी दुकान पे हम जाते हैं तो दुकान वाला सामान रखेगा तब हम लेते हैं, तो क्या है हम दूसरों पे निर्भर हैं। और अंडमान में क्या है कि लोग जो है खुद ही मछलियाँ पकड़ते हैं या फल फूल इकट्ठा करते हैं तो खाते हैं, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, विजयों मतलब जो भी वो जीतते थे, यही कारण है कि लेखा जोखा रखते थे, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसमें दिया है उस समय शासक जो रहते थे, जो भी लड़ाइयाँ जीतते थे, जो भी शासक लड़ाई जीतते थे उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं हम लोग, इसलिए कि वो लोग रखते थे लड़ी जाने वाली लड़ाई, उनका लेखा जोखा ये लोग रखते थे। और शिकारी थे, मछुआरे थे और ये पशुपालक, ये लोग जो थे कृषक, आम आदमी प्राय, ये जो है अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसीलिए हम लोग इनके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। इनके या तो कपड़ों से या सिक्कों से या हम लोग देखें कि पांडुलिपियों से, अभिलेखों से थोड़ा बहुत जो पता चलता है वो पता चलता है, ठीक है। पुरातत्व की सहायता से हमें जीवन को जानने में मदद मिलती है। और पुरातत्वविद जो थे वो जो हम पढ़ते हैं पहले की जो भी चीज़ें हैं उनसे जो पढ़ते हैं उनको पुरातत्वविद बोलते थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो हमें क्या है उनके जीवन में को जानने में मदद मिलती है, पुरातत्वविद से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। लेकिन हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष मतलब बचा हुआ, तो अभी भी इनके बारे में जानना बचा हुआ है, क्योंकि जो लोग थे मछुआरे संग्रह के तो पढ़े लिखे रहते नहीं थे, तो इनको पांडुलिपि या अभिलेख ये कहाँ से लिखवाने आएंगे, लिखने आएंगे, तो इसीलिए अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, बचा हुआ है, ठीक है। तिथियों का मतलब, अब हम जो डेट होता है, तिथि का इंग्लिश डेट होता है, उसका मतलब समझते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, ईसा मसीह के पहले। तो हम लोग देखते हैं तिथि जो डेट है वो आई कैसे, तो ये डेट ऐसे आई है कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से हम लोग डेट लिखते हैं, तो 2000 ईस्वी उसको बोलते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो डेट आता है। और पहले वाले डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा से पहले को ईसा पूर्व और उसके बाद को क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पुस्तक को हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो इस पुस्तक से दिया हुआ है कि 2000 को अपना आरंभिक मतलब स्टार्टिंग बिंदु मानते हुए वर्तमान से, आज से मतलब पहले की तिथियों का हम लोग उल्लेख करेंगे, ठीक है। देखिए अब चैप्टर हो गया खत्म, ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, जो बीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।